गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है ईटी एंड आईसीटी और टॉपिक है यूज़ ऑफ ईटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल और इन क्लासरूम। आज जो भी शिक्षण कार्य किया जा रहा है उसमें अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे शिक्षण को जो है अधिक से अधिक बेहतर बनाया जा सके। हर फील्ड में जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा में तकनीकी के उपयोग को जो है अधिक महत्व दिया जा रहा है और तकनीकी के उपयोग के प्रमुख उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया जा रहा है उसके उद्देश्य निम्न है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि उसमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम में फर्स्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में परिभाषिकरण। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्लासरूम में फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये निम्न उद्देश्य है। तकनीकी के उपयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। तकनीकी के उपयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण के उद्देश्य जो है उनको व्यवहारिक रूप में लिखना। तो शिक्षा के उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में परिभाषिकरण। शिक्षा के उद्देश्यों का व्यावहारिक रूप में परिभाषीकरण करना। ठीक है, फर्स्ट उद्देश्य है हमारा शिक्षा के उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में परिभाषीकरण एवं निर्धारण करना। परिभाषीकरण करना एवं निर्धारण करना। सेकंड है हमारा शिक्षा के उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में परिभाषीकरण एवं निर्धारण करना। हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं ये उनको हम व्यवहारिक रूप में परिभाषीकरण करते हैं और निर्धारित करते हैं। इससे क्या होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में परिभाषित करने के लिए शैक्षिक तकनीकी ने विभिन्न विधियां मिलर विधि, ब्लूम विधि एवं मेगर विधि। आपको पता होगा बीएड में आपने पढ़ा है कि शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए हमारी जो है 3 विधियां बताई गई थी, ब्लूम विधि, मेगर विधि। ठीक है, ब्लूम विधि, मेगर विधि और मिलर विधि, इन विधियों का जो है इसमें प्रयोग किया गया। सेकंड है फर्स्ट हमारा हो गया
शिक्षा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में प्रभाषण निर्धारित करने के लिए 3 विधियां बताई गई थी। उन विधियों में से किसी भी एक विधि के द्वारा जो था शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में हमें लिखना होता है। सेकेंड है हमारा सीखने की विधियों तथा प्रविधियों का क्रमबद्ध रूप में आधुनिकीकरण करना। सीखने की विधियों का, जो हमारी सीखने की विधियां हैं, प्रविधियां हैं, उनका आधुनिकीकरण, क्रमबद्ध रूप में उनको आधुनिकीकरण व्यवस्थित करना। सीखने की विधियों, सीखने की विधियों तथा प्रविधियों का क्रमबद्ध रूप में तथा प्रविधियों का विधियों का व प्रविधियों का क्रमबद्ध रूप में आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण करना, जो हमारी विधियां प्रविधियां हैं उनको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो उनका आधुनिकीकरण करना, जिससे कि क्या हो, आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। जब हम शिक्षण की विधि और प्रविधियों को क्रमबद्ध रूप में जो है उसका आधुनिकीकरण करते हैं, इससे हमें जो शिक्षा के जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं हमें, उनको हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में इनको का उपयोग करके जो उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यूह रचनाओं का चयन एवं प्रयोग करना। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यूह रचनाओं का चयन एवं प्रयोग करना। समुचित व्यूह रचनाओं का चयन व उपयोग करना। ठीक है, जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए समुचित व्यूह रचनाओं का चयन व उपयोग करना। हम पहले ही निश्चित कर लेते हैं कि जिन उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त करना है उसके लिए समुचित व्यूह रचनाओं का निर्माण करना, चयन करना व उनका उपयोग करना। शैक्षिक सहायता होती है। यानी हम जो भी निर्धारित उद्देश्य जो हमने बनाए हैं उनके अनुसार हम जो है व्यूह रचनाओं का उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन सी व्यूह रचनाएं, कौन से जो है उनका चयन कर लेते हैं और उपयोग करते हैं।
जिससे हमें शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रयोग के बाद मूल्यांकन करना। प्रयोग के बाद मूल्यांकन करना। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बाद में हम जब पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, और वो जो उद्देश्य की प्राप्ति हुई वो किस स्तर तक हुई है ये, ठीक है। और नहीं हुई है तो उसका पता करते हैं हम लोग कि हमें क्यों प्राप्त नहीं हुआ है, फिर उसके लिए फिर से हम उसका प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये प्रयोग मूल्यांकन करते हैं, जिससे कि हमें उसके बारे में पता चल जाए कि हमने जो भी कुछ पढ़ाया वो छात्रों ने कहाँ तक उसको प्राप्त किया। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान का संचय, प्रसार एवं विकास करना, ठीक है। जो भी ज्ञान है उसका संचय, प्रसार और प्रचार करना। फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा ज्ञान का संचय, प्रसार, ज्ञान का संचय, प्रसार व विकास करना। ठीक है, ज्ञान का संचय, प्रसार व विकास करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर तत्वों एवं अंगों को क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर पाठ्य वस्तु का, इसको मैं ऊपर लिखती हूँ 6 पॉइंट। है हमारा पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, ठीक है। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर तत्वों एवं अंगों को, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर तत्वों व अंगों को क्रमबद्ध रूप में ठीक है, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर तत्वों व अंगों को क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना। जो भी हमने विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसमें हमारी जो पाठ्य वस्तु है उसको विश्लेषण करके उसके भी जो तत्व और अंग हैं उनको भी हम क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि हमें जो है ज्ञान को, उसको जो भी हमने व्यवस्था की है कि शैक्षिक तकनीकी पाठ्य वस्तु का तकनीकी एवं वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण कर उसके विभिन्न अंगों को क्रमबद्धता प्रदान करती है। यानी पाठ्य वस्तु के विश्लेषण में जो टेक्नोलॉजी है वो उसको क्रमबद्धता प्रदान करती है, जिससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अधिक से अधिक, इस तरह से हमको विश्लेषण करने से शिक्षण की जो हमारी प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
प्रक्रिया जो है सुव्यवस्थित और संगठित बनती है। ठीक है, पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करके तत्वों व अंगों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने से इसमें जो है शिक्षण तकनीकी के द्वारा जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हमारी सुव्यवस्थित व सुगठित होती है। शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में सुधार लाना। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार लाना। टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसीलिए किया जा रहा है जिससे हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को जो है सरल, स्पष्ट और सुगम बना सके। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार लाना किसके द्वारा? ET ICT का उपयोग करके। छात्र के गुणों का विश्लेषण करना। छात्र के गुणों का विश्लेषण करना। छात्र के गुण जो होते हैं उनको भी एनालाइज कर लेते हैं किसके द्वारा? शैक्षिक तकनीकी के द्वारा। शैक्षिक तकनीकी छात्रों के गुणों, क्षमताओं, निष्पत्तियों व कौशलों का विश्लेषण करने में सहयोग प्रदान करती है। ET या ICT जो है वो छात्रों की जो क्षमताएं होती हैं, उनके गुण हैं, निष्पत्तियां हैं व कौशलों का विश्लेषण करने में उपयोगी होती है। क्योंकि अपेक्षित व्यवहार प्राप्त करने से पूर्व प्राथमिक व्यवहार के विश्लेषण का, संगठन का ज्ञान करना आवश्यक है। क्योंकि हम जब इसका छात्रों को जब शिक्षण कार्य करते हैं तो उससे पहले जो है उनके पूर्व व्यवहार के बारे में जो है जानते हैं, उसके बाद जो हम अपना जो शिक्षण कार्य को आरंभ करते हैं। तो सब छात्र के गुणों का विश्लेषण ET ICT का उपयोग करके छात्रों के गुणों का विश्लेषण कर दिया जाता है। यह जो है उद्देश्यों की सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। छात्रों की क्षमताओं का, निष्पत्तियों का और उनकी जो है उपलब्धियों का जो है पता करने से, कौशलों का विश्लेषण करने से जो है उनके उद्देश्यों की सफलता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना। छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना। छात्रों को जो कुछ सिखाया गया है वो उन्होंने प्राप्त किया है या नहीं, कितना प्राप्त किया है और क्यों किया है, ये जो है उनकी उपलब्धियों का इसके द्वारा जो है हम पता कर सकते हैं। छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना। इसके लिए हम किसी कसौटी परीक्षण की रचना कर लेते हैं और उस परीक्षण के आधार पर उपलब्धि के संदर्भ में प्रमाणिक जानकारी एकत्रित कर ली जाती है तथा उद्देश्य प्राप्तियों में कहाँ तक सफलता मिली। आपने देखा होगा टेस्ट कक्षा में जो है टेस्ट लिए जाते हैं और उसके द्वारा एक यूनिट पढ़ाई गई, उसके बाद जो है बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट दिया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि छात्रों को जो कुछ पढ़ाया गया था वो ज्ञान प्राप्त किया या नहीं किया। तो प्रमाणिक जानकारी इससे जो है छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है किसके द्वारा? यूज ऑफ ET एंड ICT के द्वारा। 10वां है पुनर्फलन विधियों का चयन। पुनर्फलन विधियों का चयन एवं पृष्ठ
व्यवस्था करना, ठीक है। पुनर्बलन प्रविधियों का चयन, पुनर्बलन प्रविधियों का चयन एवं पृष्ठपोषण फीडबैक, पृष्ठपोषण की व्यवस्था करना। दसवां पॉइंट है आपका पुनर्बलन प्रविधियों का चयन एवं पृष्ठपोषण का व्यवस्था करना। ये थे हमारे यूज ऑफ ईटी एंड आईसीटी के उद्देश्य जो है कि शिक्षण में जो है ईटी एंड आईसीटी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, जिसको निम्न बिंदुओं के द्वारा हमने आपको बताया। हम कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य प्रत्येक तत्व को उसकी खोज करके उसकी गहराई तक पहुंचाना है, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी का जो उद्देश्य है वो प्रत्येक तत्व की खोज करके उसको गहराई तक पहुंचाना तथा फिर इस बिखरे हुए तत्वों को जो है क्रियाशीलता द्वारा नवीन खोज तक पहुंचाना और अंत में वास्तविक जीवन का व्यवहारिक रूप में क्रियान्वयन करना है। यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है वास्तविक जीवन में जो है इसको व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करना है। किसको? ईटी एंड आईसीटी का उपयोग करके। तो आज के टाइम में जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ईटी आईसीटी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे शिक्षण को जो है अधिक से अधिक जो है रुचिकर, सरल, स्पष्ट, सुगम बनाया जा सके। छात्रों का अधिगम जो है वो स्थायी हो सके, बालक जो है उसमें रुचि ले, पढ़ाई में इंटरेस्ट से साथ में अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी गति के अनुसार सीखने का प्रयास कर सके। धन्यवाद। आज हम इतना ही देखेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है आगे देखेंगे।